22 जून 2019 की सुबह सुनीता पाटिल ने अपनी फैमिली से कहा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शिरडी जा रही हूँ और साईं बाबा जी के दर्शन के लिए, और 2 दिन के अंदर हम लौट आएंगे। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीतने के बाद भी ना वो घर वापस आए, ना उन्होंने कभी कॉल किया, ना उन्होंने फैमिली में से किसी का भी मैसेज का रिप्लाई दिया, ना ही अपनी तरफ से कोई टेक्स्ट किया। और ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो हमेशा कहीं पर भी होते तो बताते थे। तो उनके साथ क्या हुआ आज इस केस में हम समझेंगे। सुनीता पाटिल एक बहुत पॉश फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके हस्बैंड बिल्डर थे, डेवलपिंग का काम संभालते थे और उनके बहुत से प्रोजेक्ट चलते थे न्यू मुंबई में, बैंगलोर, दिल्ली। अक्सर वो ट्रैवल करा करते थे और ये चीज़ें सुनीता को कहीं ना कहीं बहुत खलती थी कि हमें टाइम नहीं दे पाते। तो बैक टू द स्टोरी, हम आज की तरफ आते हैं। जब उनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कॉल किया और उनका मोबाइल स्विच ऑफ आया, तभी वो सडन दम उनको शॉक लगा कि स्विच ऑफ तो एटलीस्ट नहीं आता था। 2 दिन तक उनका कॉल की रिंग जा रही थी और यहाँ पर पूरी फैमिली भी ट्राई कर रही थी कांटेक्ट करने का, लेकिन किसी का कांटेक्ट उनसे हो नहीं पा रहा था। उस टाइम पे उनके हस्बैंड आउट ऑफ सिटी थे और वहां पर मौके में मौजूद उनके बेटे थे, जिनकी एज अभिनव पाटिल उनका नाम है, उनकी एज 16 साल थी। वो अपने कुछ रिश्तेदार के साथ पास के पुलिस स्टेशन में पहुंचे और वहां पे सारे मामला बताया और रिपोर्ट दर्ज कराई। तो पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। इसके पीछे 2 वजह थी। पहला ये कि वो एक महिला है, दूसरा इसलिए क्योंकि बहुत पॉश फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत बड़े डेवलपर की वाइफ है वो। सबसे पहले उन्होंने कॉल करके अपने सीनियर से बात किया कि इस तरह का मैटर आया है। तो उन्होंने एक टीम गठित की 6 लोगों की। उस टीम ने सबसे पहले उनका लोकेशन निकाला, लास्ट लोकेशन कहाँ पर है, और उनका लोकेशन मिलता है हिल रेंज के पास। और जब वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, उन्हें वहां पर हिल रेंज के पास उनकी स्कूटी मिलती है, जो स्कूटी वो अक्सर यूज करा करती थी आसपास में अपने फ्रेंड से मिलने जाने के लिए। तो वहां पर उनकी स्कूटी मिलती है, चाबी इनके पास थी नहीं उस टाइम पर। तो उन्होंने डिग्गी का ताला तोड़कर जब खोल के उसके अंदर देखे तो देखने मिलता है कि उनका सेलफोन उसकी डिग्गी में ही है, लेकिन वो स्विच ऑफ हो चुका है। तो पुलिस वालों ने क्या करा, वो मोबाइल लेकर अपने थाने में पहुंचे और उसे जांच के लिए दिया। जब सेलफोन जांच के लिए दिया गया, उससे कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए तो पता चलता है लास्ट जो कॉल उन्होंने लगाया था वो लगाया था रंजन को। डाउट सबसे पहला जो जाता है वो रंजन नायर के ऊपर जाता है और फिर ये पता करते हैं रंजन नायर कहाँ का है और फिलहाल कहाँ पर है। पुलिस की पूरी टीम रंजन नायर के घर पर पहुंचती है और पता चलता है रंजन नायर अपने घर से फरार है। तो पूरी तफ्तीश के बाद, फैमिली से पूछताछ के बाद, कड़ी पूछताछ के बाद फैमिली वालों ने बताया कि वो ये जगह पर है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, अपने गांव के पास के इलाके में वो मिलते हैं। वहां से उन्हें उठाकर लाया जाता है थाने में बिठाकर उनसे पूछताछ की जाती है कि सुनीता पाटिल कहाँ पर है और तूने उसके साथ क्या किया है, सच सच बता। सबसे पहले तो पूरी तरह से मुकर जाता है, मुझे नहीं पता, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है उसको लेकर, मैंने कभी उससे बात तक नहीं की है। तो जब उसे फिर दिखाया था लास्ट कांटेक्ट तुमने इससे किया था, पुलिस वालों को एक और चीज मिली थी उनके मोबाइल में, फेसबुक के चैट्स मिले थे रंजन के साथ। लास्ट टाइम इसने क्या बात किया इससे, व्हाट्सएप के भी चैट्स मिले थे कि लास्ट टाइम इन लोगों का प्लान बना था। तो यहाँ पर रंजन का मुंह बंद हो जाता है कि पुलिस के पास सारे सबूत पहले से ही मौजूद है। अब जब वो फिर भी कबूल नहीं करता तो उसकी थोड़ी कुटाई की जाती है। फाइनली उसने मुंह खोलता है और बताता है कि मैंने उसकी हत्या कर दी है। ये बात सुनते पुलिस वाले शौक रह जाते, नहीं बोल रहा था, जब बोला इसने तो सीधा बोल दिया हत्या कर दी है मैंने। फिर से पूछा इसकी क्या वजह थी, तूने क्यों हत्या कर दी। तो वो बताता है कि मुझे पैसे की जरूरत थी, इस वजह से मैंने उनकी हत्या की है। अब हम समझते हैं इन दोनों के बारे में कि ये दोनों मिले कैसे। ठीक है, सुनीता पाटिल कहीं ना कहीं अकेली पढ़ने लगी थी अपने घर पर, उन्हें अकेलापन खाने लगा था क्योंकि उनके जो बेटे थे वो स्कूल जाया करते थे, कॉलेज जाया करते थे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। उनके जो हस्बैंड थे वो बिजी रहते थे अपने काम से, तो उन्हें अकेलापन खाने लगा। तो वो सोशल मीडिया पे चले गई और वहां पर उन्होंने अपने फोटोज अपलोड करने लगे। उनकी एज उस टाइम पे 40 थी, लेकिन वो खुद को बहुत मेंटेन और फिट रखा करती थी। जब फोटोज वो अपने डालने लगे सोशल मीडिया में, फिर उन्हें बहुत से कमेंट्स, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आने लगे, जिसको देखकर वो बहुत खुश होती थी। उन्हें काफ़ी अच्छे लगने लगे वो कॉम्प्लीमेंट्स और बहुत से अनजान लोगों से उन्होंने वहाँ पर बात करना शुरुआत की। वहीं पर उनकी मुलाकात हुई रंजन रॉय से। और यहाँ पर रंजन रॉय की जो बात है, रंजन रॉय कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। उनके पापा का देहांत हो चुका था तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रंजन पे आ चुकी थी। वो वहाँ से शिफ्ट होकर पुणे आए और पुणे में इन्होंने काम धंधा स्टार्ट किया। और फिर जो इनकी मम्मी थी, इनने भी यहाँ पर आते ही शादी कर ली, एक अलग आदमी के साथ वो चले गए। जो उनकी एक छोटी बहन भी थी, सही वक्त आने पे उसकी भी शादी करा दी गई। रंजन ने भी शादी कर ली थी। रंजन की एज वहाँ पर उस टाइम पे 31 थी। रंजन के 2 बच्चे भी थे, तो उससे काम कुछ चल नहीं रहा था। तो उसने सोचा कि अपनी फैमिली वालों से कर्जा लिया जाए, दोस्तों से कर्जा लिया जाए और एक मैं सेकंड हैंड में गाड़ी लेता हूँ
और मुझे ड्राइविंग तो अच्छी आती है, तो मैं लोगों को ड्राइविंग करना सिखाऊंगा, ड्राइव करना सिखाऊंगा। ये सोचकर उसने एक गाड़ी का बंदोबस्त किया, पैसे वैसे अरेंज करके गाड़ी ली और उसके बाद वो गाड़ी चलाना सिखाने लगा। अब जब गाड़ी चलाना वो सिखाता है लोगों को, अक्सर वहां पर आपको भी ऐसे पता होगा, अक्सर ज़्यादातर मीन्स 80% टाइम्स लेडीज़ लोग सीखने आते हैं। तो जब उसके पास सीखने बहुत से लेडीज़ आने लगे तो उसकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छे तरीके से बात करता था वो। तो लोगों से मीठी मीठी बात करते करते बहुत लोग उसका बॉन्ड बनने लगा, और जो लोग उसके बातों में आते काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप बॉन्ड बन जाती, तो वो उनका कॉन्टैक्ट लेता और व्हाट्सएप पे बात करता और फेसबुक पे चैट करते थे वो लोग। और फिर धीरे धीरे उसके बहुत से लेडीज लोग से रिश्ते बनने लगे थे, नाजायज रिश्ते। और जब इसकी खबर फाइनली उसकी वाइफ तक पहुंचती है, रंजन के वाइफ तक, तो उनके घर पे बहुत झगड़ा होता है, बहुत झगड़ा होता है, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे पर फिजिकली अटैक करने लगते हैं। तो ये बात जब बढ़ते बढ़ते जब बहुत पहुंचती है तो उसकी वाइफ कहती है अब से तुम ये गाड़ी नहीं चलाओगे, ना ही किसी को सिखाओगे। तब ये अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसकी वाइफ कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं चली जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो फिर रंजन सोचता है नहीं अब मैं ये सारी चीज़ नहीं करूंगा, माफ़ी मांगता है, अपनी गाड़ी को बेच जाता है बहुत कम दाम में। आप भी समझिए कुछ भी सेकंड हैंड में अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हो, अगर 5 लाख उसकी कीमत है, आपने ले लिया, लेते अगर आप तभी बेचने आओगे तो भी उसकी कीमत फिर 3 लाख की आपको मिलेगी। अगर आपने यूज़ किया तो फिर समझ लो 2-2.5 लाख की मिलेगी। मैं तो थोड़ा बढ़ा के आपको बता रहा हूँ कि वो गाड़ी उसने बहुत सस्ती वाली ली थी, तो उसे एक वो गाड़ी उसको बेचनी पड़ी। अब गाड़ी बेचने के बाद बहुत कम पैसे बचे, ऑलरेडी उसके ऊपर कर्जे थे, जो उसके ऊपर ब्याज बढ़ते बढ़ते, उसने ब्याज में भी पैसे उठाए थे, ब्याज बढ़ते बढ़ते वो अमाउंट पहुंचते पहुंचते 2 लाख पहुंच चुका था। और इसका बहुत टेंशन था उसे। अब उसने सोचा क्या करूं क्या करूं। गाड़ी बेचने के बाद जो उसके पास पैसे आए तो उसने रेंज हिल के पास एक टपरी खोली, जहाँ पे वो चाय, सिगरेट, ये सारी चीज, बिस्किट्स बेचा करता था। उसमें उसकी माँ भी आकर उसकी हेल्प करने लगी। पूरे दिन घसने के बाद, पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं हो पाता था कि कुछ खाने पीने के बाद बच सके, पैसे कुछ नहीं बचते थे उन लोगों के पास। इससे वो अंदर से और परेशान होने लगा, अब क्या करूं। तो एक दिन जब वो रात में फेसबुक पर था तो उसे उसकी नजर पड़ी सुनीता पाटिल के प्रोफाइल पर, और देखने में काफी अट्रैक्टिव लगी उसे। तो उसने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट डाल दी, और उसके बारे में वो जानता भी था कि ये एक बहुत बड़े डेवलपर की वाइफ है। तो जब वहां पे उसने रिक्वेस्ट डाली तो यहाँ पर सुनीता ने भी कुछ देर में उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पर ये हमेशा उनके इसमें कमेंट्स करना, ब्यूटीफुल कमेंट्स करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स डालना और लाइक करना, सारे फोटोज को लाइक करना, ये सारी चीज करने लगा। और जब ये सारी चीज चलते गई, रोज कमेंट्स, रोज लाइक्स, ये सारी चीज बढ़ते बढ़ते फिर उन्होंने भी वहां पे कमेंट्स से रिप्लाई देना स्टार्ट करा। ऐसे बात की शुरुआत हुई। फिर फाइनली इन लोग चैट पर आए। जब इन्होंने वहाँ पे चैट करना स्टार्ट किए, बातें करना स्टार्ट किए। अब जब रंजन, जिसे आपको मैंने कहा है बात करने में काफी एक्सपर्ट था, इससे काफी अच्छे तरीके से बात करते करते घुल मिल गया। कुछ दिन बाद इन्होंने मिलने का प्लान बनाया, और फिर ये अपने पास के गार्डन में मिलने गए, जहाँ पे इन लोगों का अच्छा और बॉन्ड बनने लगा। जब ये मिलने लगे, हंसी मजाक जोक, फिर यहाँ पे खाने जाना, वहाँ पे खाने जाना, मैकडी, कैफे, ये सारी चीज़ के इनके राउंड अप होने लगे। और उसके बाद फिर एक दिन आया कि इन लोग फिर होटल्स में भी जाने लगे, और फिर फिजिकल इंटीमेसी, ये सारी चीज़, नाजायज रिश्ता इन लोगों का चालू हो गया था। लेकिन इसके पीछे रंजन की बहुत बड़ी साजिश थी, वो आपको आगे पता चलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब करना हम सब के लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, और हमें प्रेरित करता है कि आप लोगों के लिए और मेहनत करके और डिटेल केस स्टडी लेकर आए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू। ऐसे टाइम बीतता गया, सुनीता को बहुत ज़्यादा इस पर ट्रस्ट होने लगा था कि ये कोई अच्छा इंसान है, वाकई में मुझसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो बहुत अलग तरीके से इतना अच्छा बॉन्ड बना लिया था कि मैं ही बस तुम्हारी केयर करता और कोई नहीं करता, और तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करते, तुम्हें उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ। तो जो इस तरह के चीटर होते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं, अपने आप को अच्छा देगा कि बाकी सबको बुरा दिखा देंगे, वो सारी चीज़ें होती है। तो उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आया कि रंजन ने कॉल पर बात कर रहा था सुनीता से, और कहा कि आप इतनी ब्यूटीफुल हो, इतनी अच्छी दिखती हो, ये देखो मैगजीन जिसमें बहुत सारे ऑर्डिनरी नॉर्मल लोगों की भी फोटोज छपती है, अगर हम आपका फोटो शूट करके बहुत अच्छा एक हम आउट प्लेस में जाकर, कुछ नेचर के पास जाकर हम आपके फोटो शूट करें, और वो फोटोज अगर मैगजीन्स को भेजे तो पॉसिबल है आपका भी फोटो आ जाए और आप भी फेमस हो जाओ, आप इतनी खूबसूरत हो, इस एज में आप इतनी अच्छी दिखती हो, तो ज़रूर हमें ये ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पे सुनीता की आंखों में एक चमक आ गई थी, यस हम कर सकते हैं, सच्ची ऐसा हो सकता है। तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं हो सकता। तो उसके बाद फिर उन्होंने प्लान किया कि ठीक है नेक्स्ट डे मैं आती हूँ रेडी होके। तो बोलता ठीक है आप अच्छे से रेडी हो गए, आपके पास जितने भी ज्वेलरी जितनी आपके पास अब वो सब डाल के आओ, हम नेचर के पास जाके बहुत अच्छा फोटोशूट करेंगे और वो फोटोज को मैगजीन्स के लिए भेजेंगे। अब ये डेट आ चुका था 22 जून, जब सुनीता ने अपनी फैमिली से कहा था वो शिरडी जा रही है, लेकिन वो शिरडी नहीं जा रही थी, वो जा रही थी रंजन के पास
फोटोशूट के लिए। तो यहाँ पर रंजन ऑलरेडी मेन रोड पे सुनीता का वेट कर रहा था। सुनीता वहां पे पहुंची, दोनों वहां से निकलते और वहां से 80 किलोमीटर दूर एक तमहनी घाट है जिसे वर्षा घाट भी कहा जाता है। वहां पे लेपर्ड्स भी बहुत देखे आते हैं। बहुत जगह ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत घना इलाका है, तो अक्सर वहां पे लेपर्ड्स देखे जाते हैं। तो इनका 80 किलोमीटर का सफर कैसे निकलता है इन्हें कुछ पता नहीं चलता है। बात करते मस्ती करते पहुंच जाते हैं। जब वहां पे पहुंचते तो सुनीता उससे कहती है मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि यहाँ पर लेपर्ड्स होते हैं। तो रंजन उसे कहता है कि हाँ वो रात शाम को निकलते हैं, अभी तो फिलहाल दोपहर है, ऐसा कुछ नहीं है, हम आराम से फोटोशूट करेंगे 2-3 घंटे में फिर निकल जाएंगे। वो बात मान लेती है और फिर टचअप करती है, थोड़ा हेयर सेट करती है और फिर ये फोटोशूट स्टार्ट करता है रंजन सुनीता का। आराम से बहुत से फोटोज लेता है हर जगह पर, और फोटोज लेने के बाद वो उससे कहता है कि हमने बहुत सारे फोटोज ट्रेडिशनल तो ले लिए, ये सारे फोटोज हम मैगजीन को भेजेंगे, लेकिन अब हम कुछ ऐसा किडनैपिंग टाइप का, कुछ हॉरर टाइप का हम फोटोज लेते हैं जिसमें कोई लड़कियों को किडनैप करे, कोई रखा हुआ है, इस तरह का कुछ हो। कैसे कैसे बोल बोल के कन्विंस करता है, क्योंकि अब सुनीता बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगी थी, वो कुछ सोच नहीं सकती थी बुरा इसके बारे में। तो बोलती ठीक है, मान जाती है। तो दोनों हाथों को पीछे रखकर बांध देता है बहुत टाइट, और उसके बाद पाँव को भी बांध देता है और उसके आंखों में पट्टी बांध देता है। तो सुनीता कहती है ठीक है जल्दी जल्दी तुम फोटो ले लो, मेरे को अजीब लग रहा है। और उसको आंख बंद करके बोलता ठीक है आप यहाँ पे बैठो, और अपने बैग से एक धारदार हथियार लाता है और उसका गला वहां पे रेत देता है। वो बस एक बार सुनीता की चीख निकलती है और उसके बाद एक सन्नाटा हो जाता है वहां पर। इस तरह से रंजन ने सुनीता की हत्या की और उसकी बॉडी को वहीं से थोड़े नीचे जाकर और धकेल कर आ गया। तो अब आते हैं हम पुलिस की तरफ। पुलिस वालों ने सुना कि इसने हत्या की और उसकी लाश उस जंगल में ही छोड़कर आ गया। तो पुलिस वालों को सबसे बड़ा टेंशन ये हुआ, लाश तो छोड़ के आया है, जानवरों ने उस लाश को सही रखा होगा नहीं रखा होगा ये उनको नहीं पता था। तो उन लोगों ने जल्दी से अपनी टीम रेडी करी और वर्षा घाट में पहुंचे और उसको लेकर वहां पे पहुंचे थे रंजन को। रंजन जाकर बताया कि मैंने यहाँ पर फेंका था। थोड़ी सी नीचे और जाकर देखते तो उसकी लाश मिलती है, लेकिन जिसके बॉडी पे मांस नहीं होता है, पूरे मांस जानवरों ने खींचकर खा गए होते हैं। तो अब बॉडी के सिर्फ कुछ हड्डी, कुछ कपड़ों के टुकड़े, ये सारी चीजें मिलती है। तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, फोरेंसिक टीम आती है, वहां पे सारी छानबीन करती है और फिर कंफर्म किया था यस ये सुनीता ही है। रंजन उसके सारे गहने और बहुत सारा कैश जो उनके पर्स में था वो सारी चीज लेकर भागा था और सबसे पहले जाकर उसने 2 लाख का कर्जा चुकाया और 7 तोला सोना अपने एक फैमिली मेंबर के पास रख कर गया। पुलिस ने सोना बरामद किया उससे और उसके बाद उससे पूछा आखिर तूने ऐसा क्यों किया, वो तो तेरे लिए कोई कमी नहीं रखती थी, खाने पीने पैसे हर चीज में तेरे पे खर्चा उड़ाती थी पैसे वो। तो रंजन कहता है कि मेरे पे 2 लाख का कर्जा था, इसलिए मैंने उसकी हत्या की ताकि मुझे उसके गहने मिल सके। तो पुलिस कहती है 2 लाख की जो बात थी, सुनीता तुझे आराम से 2 लाख रुपए दे सकती, 2 लाख कोई सुनीता के लिए बड़ी बात नहीं थी, तो तूने हत्या क्यों की उसकी। तो रंजन कहता है कि ऑलरेडी मेरे पे बहुत से कर्जे, बहुत लोग मुझे कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, मिलते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं, अकड़ दिखाते हैं, तो उस चीज़ से मैं बहुत चिढ़ चुका था। तो मैं सोचता था, मैं नहीं चाहता था कि मैं इसके सामने छोटा बनूं, इससे पैसे मांग कर। कल को अगर हमारा रिश्ता अगर ख़राब हो तो फिर से ये भी मुझसे पैसे मांगने लगेगी और मैं एक दबाव में आ जाऊंगा, इसलिए मैंने ये हत्या करने का प्लान किया इसका। पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया था और पुलिस को सब कुछ पता था, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, और मुजरिम भी उसके पास था। पुलिस इसे कोर्ट में खड़ा करती है और जज इसे इसकी सजा सुनाते हैं। सोशल मीडिया बहुत अच्छी भी चीज़ है, लेकिन अच्छी से ज़्यादा ये बहुत बुरी चीज़ है, जहाँ पे हमें बहुत से अनजान लोग मिल जाते हैं और सिर्फ कुछ देर, कुछ दिन, कुछ महीने चैट्स करके हम उनकी असलियत नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो हर कोई बुरा नहीं होता, बट बहुत से होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो रिश्ते में उतार चढ़ाव ये सारी चीज़ आते जाते रहेंगे। अगर रिश्ता है तो ये चीज़ होगी। अगर आपने एक्सपेंसिव कार खरीदी है तभी आपके कार में कुछ ना कुछ डैमेज, कुछ ना कुछ डेंट, ये सारी चीज़ लगेगी ना। अगर आपके पास कार ही नहीं है तो आपकी गाड़ी में कैसे कुछ डेंट या स्क्रैचेस लगेगा, तभी आपको तकलीफ होती ना। डेंट है, स्क्रैच, आपका इस गाड़ी इसलिए तकलीफ हो रही है, डेंट स्क्रैच बड़ा है। मेरे बोलने का मतलब ये है, जिसके पास रिश्ता ही नहीं है, जिसके पास कोई रिश्ता ही नहीं है, उसको कौन सा परेशानी होगी, वो तो आराम से फ्री माइंड रहेगा ही ना। तो आपके पास एक कीमती रिश्ता है जिसकी वैल्यू गाड़ी, बंगले, पैसे सबसे ज़्यादा है, तो उसमें खटास, नरमी, गर्मी ये सारी चीज़ आनी जानी है। लेकिन हमें कभी भी चीट नहीं करना चाहिए, कभी चीट नहीं करना चाहिए किसी के साथ, क्योंकि उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली तक ज़रूर पहुँचाएं और कमेंट में अपनी राय डालें कि आप क्या कहना चाहते हो सोशल मीडिया को लेकर, और आजकल जिस तरह की चीज़ें चल रही है वो आपको सही लग रही है, गलत, वो भी आप ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।